सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुरप्रीत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले बात है ईरान की। ईरान में पिछले काफ़ी दिनों से खामेनेई का अंतिम रस्मों का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। अंतिम यात्रा का उनका जो प्रोग्राम था, इसी के बीच में स्टेट ऑफ होर्मुज में एक बार दोबारा हमलों की खबर आई है। ये क्या है, किसने हमले किसके ऊपर किए हैं और क्या है पूरी अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा कि 3 जुलाई से ये जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा चल रही है। और उसी के बीच में ये खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो कतर का जहाज है अल रकायत, उसके ऊपर हमला किया गया है। खुद जो दोनों मुल्कों की जो सरकारी एजेंसियां हैं, मीडिया एजेंसियां हैं, उन्होंने भी इस जी। बात की पुष्टि की है कि हाँ, अल रकायत के ऊपर वो बेसिकली एक कमर्शियल जहाज है, तेल का टैंकर, तेल कैरी करने वाला कमर्शियल जहाज है। तो उसके ऊपर हमले हुए हैं। ईरान ने कहा है कि होर्मुज में कमर्शियल जहाज हमारे बताए हुए रास्तों से नहीं गुजर रहे हैं, इसके बिना हम सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। ईरान ने कहा कि अभी होर्मुज में वैसे हालात नहीं है जैसे ट्रंप के हमले करने से पहले थे, यानी कि फरवरी से पहले जैसे हालात ईरान कह रहा है कि होर्मुज में नहीं है, इसलिए हम जो रास्ता बता रहे हैं उसी से गुजरना होगा, नहीं तो फिर आपके जहाजों के ऊपर हमला होगा। खैर, जी। आपको बताऊं कि जो शियाओं का जो धार्मिक शहर है कोम, वहां पर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा पहुंची हुई है। और जनाजे में लाखों जो लोग हैं उन्होंने लाल कपड़ा चढ़ाया है। इस्लामी परंपरा में बदले या खून की मांग का प्रतीक माना जाता है। मतलब इस्लामी जो उसमें अगर कोई लाल कपड़ा अगर किसी के जनाजे में चढ़ा था, तो इसका मतलब ये है कि उनकी मौत का बदला खून से ही लिया जाए। खैर, जितना बड़ा अली खामनेई का जनाजा, मतलब अंतिम संस्कार की जो यात्रा चल रही है, जितनी बड़ी है, इस ये बहुत, मतलब इसको हम देख रहे हैं, इसके विजुअल देख रहे हैं तो हम खुद भी हैरान हो रहे हैं। और जीवन में ऐसा नजारा शायद हमने तो कभी देखा नहीं है कि किसी के जनाजे में इतने बड़े लेवल पर लोग उमड़ रहे हैं, दुनिया भर से लोग वहां पर जा रहे हैं। और खैर, आपको बताएं कि जो कोम शहर है, कोम शहर में ही मतलब शिया रिलीजन की पूरी धार्मिक शिक्षाएं भी होती हैं। और खामेनेई ने भी इसी शहर से ही अपनी जो इस्लामिक शिक्षा है उसको पूरा किया था। खैर, जो उनके ताबूत है उनके ऊपर काली पगड़ी रखी गई है। और जो शिया परंपरा, उसमें सिर्फ ऐसी पगड़ी बड़े धार्मिक विद्वान ही पहनते हैं और उन्हीं के ऊपर ही रखी जाती है। और ईरान का राष्ट्रीय झंडा भी है, क्योंकि वो मुल्क के सर्वोच्च नेता थे। खैर, देखिए, यही है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तो साफ कर चुके हैं कि उन्होंने एक एक हफ्ते तक कोई भी किसी भी किस्म का ईरान के साथ झगड़ने वगैरह का कोई मामला तो लिया नहीं है। कतर के जहाज के ऊपर हमला हुआ है। कतर ने स्वाभाविक तौर पर कोई बड़ा रिएक्शन तो दिया नहीं है, हालांकि यही कहा कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कतर भी समझ रहे, कतर में भी आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वो भी समझ रहे हैं कि उस समय ईरान में बहुत जी। जैसे अली खामनेई की डेड बॉडी, जो उनका अंतिम यात्रा निकल रही है। तो खैर, और मतलब मैं ये बात मानता हूँ कि खासकर सिया डोमिनेटेड मुल्कों में तो अली खामनेई को मतलब एक अपन कहें कि शहीद के तौर पर ही देखा जा रहा है। और उनको चाहे वो कोई भी मुल्क है, तो हर जगह से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि आखिरी 9 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार होना, तब तक तकरीबन 2 करोड़ के आसपास लोग उनके इन जनाजों में शामिल रहेंगे। तो मैं तो कोम शहर का मतलब कोम की उस मस्जिद का मैं वो देख रहा था दृश्य, ड्रोन शॉट जी। था, तो उसमें तो मतलब वो पूरा भरा हुआ था, वो पूरा इलाका। तो बहुत बड़े बिल्कुल। लेवल पे वहाँ पे लोग लोग उमड़े हुए थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। इससे आगे बढ़ें तो बीजेपी के करीबी आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य के खिलाफ साजिश रची थी। ये है कि क्या है सारा मामला? देखिए, आपको ध्यान हो, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले सारा मामला शुरू हुआ था, जब जनवरी महीने में जो जनवरी महीने में
माघ का स्नान होता है, उसके दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हिंदू धर्म धर्म के सर्वोच्च नेता जिसको माना जाता है सर्वोच्च धार्मिक गुरु जिनको माना जाता है शंकराचार्य, उनके साथ बदतमीजी की थी। उनके बटुकों के, उनके चेलों के चोटियां भी खींची गई थी, उनको लाठीचार्ज किया गया, उनको पवित्र नदी गंगा में स्नान भी नहीं करने दिया गया। वो सब दृश्य हमने देखे थे। उसके बाद जब शंकराचार्य ने वहां पर आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, तो आपने देखा कि कैसे बीजेपी के करीबी एक आशुतोष महाराज ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज करवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो यौन शोषण किया उन्होंने बटुकों का। तो इसको लेकर एक कुछ इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार थे दैनिक भास्कर के और एक दो चैनलों के, और उन्होंने इस पूरे मामले में स्पाई कैमराज के साथ इन्वेस्टिगेशन की, तो समझ में आया कि आशुतोष महाराज ने ऑन कैमरा ये कबूल लिया है कि और जिन दो बच्चों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था शंकराचार्य के ऊपर, उन्होंने भी ऑन कैमरा, उनके पिता ने भी ऑन कैमरा ये कबूल किया है कि उन्होंने ये सब दबाव में आकर किया था, और आशुतोष महाराज ने उनके पिता को बंधक बना लिया था, और उसके बाद मारा पीटा, तब जाके उन बच्चों ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। खैर मामला अब साफ हो चुका है, और आशुतोष जो महाराज हैं वो भी, उनका भी तकरीबन अपन मान के चलें कि पर्दाफाश हो चुका है। और जो बच्चे हैं वो दोनों बहुत गरीब परिवार के रहने वाले हैं। खैर आप देखिए कि हिंदू धर्म में जो कुर्सी की लड़ाई है वो कितनी कैसी होती जा रही है। मतलब जो पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम हिंदू धर्म की रक्षक हैं, वही पार्टी के लोग हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति शंकराचार्य के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनको स्नान नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के अनुसार वो चलते नहीं है, वो धर्म शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। तो ये बड़ा बड़ा दिलचस्प देखिए, मेरे को लगता है कि हिंदू धर्म के लोगों को भी समझना चाहिए, जो सत्ता की ताकत और हिंदू धर्म के शास्त्र दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो खैर मेरे को लगता है कि जो हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर व्यक्ति बैठा है, शंकराचार्य जो हैं, वो तो धर्म शास्त्रों के अनुसार चलेंगे, वो बीजेपी के अनुसार थोड़ी ना चलेंगे। तो ये टकराहट है, साफ दिखती है। तख्त में ये हमेशा रही भी है, जो राजा होता है, तख्त के ऊपर जो राजा बैठा होता है, और जो धर्म होता है, जो असही धर्म होता है, पर उसके बीच में टकराहट होती है, उसी का ये नतीजा हमें देखा है। खैर मैं तो मतलब पहली बार मुझे कोई ऐसे रीड वाला संत दिखा है हिंदू धर्म में, और बड़ा उनको सलाम करने का भी मन करता है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद को, वो खड़े रहे सत्ता के खिलाफ, डटे रहे, चाहे उनके खिलाफ सत्ता ने कोई भी षड्यंत्र किए हों, लेकिन वो ना डरे ना पीछे हटे, और आखिरी में उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए सत्ता द्वारा, वो भी सबके सामने है। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़े तो बात राम मंदिर की करते हैं। लगातार आए दिन कोई ना कोई नई परत खुलती रहती है इस मामले में, और जांच के लिए सिट तो पहले ही बना दी थी वहाँ की सरकार ने। अभी प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हुआ था उसमें खर्च हुए 124 करोड़ जो रुपए हैं, उस खर्च की भी सिट जांच करेगी? देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि अयोध्या के कुछ नौजवान पत्रकार, उन्होंने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि अब जो राम मंदिर को के बीच में ये घोटाला जो कर रहे थे लोग, उनके वो बिल्कुल एक हिसाब से उनका सबके सामने उनका सच आ चुका है। अयोध्या के कुछ पत्रकारों ने क्या किया कि जो नरेंद्र, आपको ध्यान हो लोकसभा चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे 21 जनवरी, ठीक मुझे तारीख भी याद है, 21 जनवरी 2024 की बात है। उस दिन ये हो गया था कि भाई अब तो सारी जगह पे बीजेपी जीत जाएगी, राम मंदिर बना दिया है सारा, लेकिन अयोध्या की सीट ही बीजेपी हार गई थी। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी देखे होंगे। वहां से आपको पता है कि जो अखिलेश प्रसाद हैं, जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने चुनाव जीता। और खैर अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था 21 जनवरी 2024, जिसमें नरेंद्र मोदी गए थे, उसमें भी घोटाला हुआ है। उसको उसमें 124 करोड़ रुपए का खर्च ट्रस्ट ने दिखाया है। मैं सबसे ज्यादा हैरान तो इस बात पे रहा कि एक ध्वज फहराने का एक कार्यक्रम था, उसके ऊपर उसी दिन 21 जनवरी को, उसमें सिर्फ ये था कि एक भगवा रंग का ध्वज था, उसको फहराना था, नरेंद्र मोदी ने उसको फहराया, सिर्फ इतना मामला था। उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च दिखा रखा है। और जो वहां के पत्रकार हैं, उन्होंने तो जो बिल बाउचर फेक चीजें जो बनाई गई उस दिन के लिए, वो सब उन पत्रकारों ने एक्सपोज कर दिया। अब एसआईटी को उस मामले पे भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अयोध्या में तो देखो ये बहुत पहले एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए तो अयोध्या वालों ने 2024 में इनको लोकसभा चुनाव हराया है।
अयोध्या में नहीं मामला, अयोध्या में लोगों की ज़मीनें कब्ज़ाई, इन्होंने सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर लोगों की दुकानें, घर-मकान तोड़े, वो सब लोगों ने देखा। किसानों से ज़मीनें सस्ते में ली और उसके बाद ट्रस्ट को महँगे तौर पर बेची गई, ज़मीनों के घोटाले, बहुत सारी चीज़ें जो अयोध्या वासी हैं वो देख चुके हैं, इसलिए उन्होंने 2024 में बीजेपी को वहाँ से चुनाव भी हराया। मामला क्या था कि लोगों के सामने, पूरे मुल्क के सामने, हिंदू धर्म के लोगों के सामने ये एक्सपोज़ नहीं हुए थे। ये मेरे को लगता है कि अब हिंदू धर्म के लोगों के सामने भी एक्सपोज़ हो गए हैं। आप बिल्कुल। सोचिए, जो प्राण प्रतिष्ठा का इतना वो ड्रामा किया गया कि हम प्राण प्रतिष्ठा करें, वैसे तो भगवान के अंदर प्राण फूँकने वाले ये लोग कौन है? बहु बहु जब अगर हिंदू धर्मशास्त्रों की बात करें तो हिंदू धर्मशास्त्र तो ये कहते हैं कि भगवान ने लोगों में प्राण फूँके हैं। तो ख़ैर बिल्कुल उल्टा हो रहा था, प्रकृति के नियमों से बिल्कुल उल्टा हो रहा था, उसी का ही, और उसपे भी 124 करोड़ रुपए ये लूट-खसूट गए। कार्यक्रम आपने भी देखा, हमने भी देखा, क्योंकि उसका तो सारे मीडिया चैनलों को बोला गया था कि इसको आप लाइव टेलीकास्ट करिए। तो उसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटी बुला रखे थे, लोग बड़े-बड़े नेता वगैरह बुला रखे थे, पंडाल सजे हुए थे, और उसमें नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत के साथ बैठ के वहाँ पर पूजा अर्चना की, हवन हुआ, वही एक कार्यक्रम था। उसमें 124 करोड़ रुपए खर्चा कैसे आ गया गुरप्रीत? मैं तो उस कार्यक्रम को सारे को देख रहा था। अगर मेरे को मतलब एक मोटा हिसाब मारना हो तो मेरे को लगता है कि वो कार्यक्रम सारा ही 3-4 करोड़ रुपए का था। 5 करोड़ हुँ, रुपए का लगा वो, क्योंकि नरेंद्र जी, मोदी गए थे तो आप बढ़िया ये मान के चल रहे हैं। 5 करोड़ छोड़ो, 10 करोड़ रुपए का, 124 करोड़ का तो बिल्कुल नहीं था। तो एक दिन के अंदर इतना बड़ा घोटाला, जिस दिन इन्होंने ये कहा कि हम भगवान राम को मंदिर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन भी ये इतना बड़ा घोटाला कर गए, तो आप सोच के देखिए आम दिनों में इन्होंने कितने बड़े-बड़े घोटाले किए होंगे। और आपने वो वीडियो तो देख ही ली होगी कि जो ट्रेज़री कोषाध्यक्ष यानी कि जिनको जिनको खजांची बनाया गया था, वो मीडिया को भगाते हुए दिख रहे हैं, उनसे मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं तो वो एकदम से सब कँपा गए। खैर, मेरे को मतलब इनका जो चरित्र है वो तो अयोध्या में तो पहले एक्सपोज़ हो चुका था। मुझे लगता है कि अब तो देशवासियों के सामने और हिंदू धर्म के लोगों के सामने इनका चरित्र एक्सपोज़ हुआ है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो एक बिज़नेसमैन ने तो हद ही कर दी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को चूना लगा दिया, ठगी मार ली, वो भी छोटी नहीं 425 करोड़ की। देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो। उनको एक भारतीय मूल के बिज़नेसमैन गौरव श्रीवास्तव ने चूना लगाया। उन्होंने कहा कि मैं सीआईए का एजेंट हूँ। अमेरिका से हुँ, मैं तुम्हारी सेटिंग करवा देता हूँ और तुम्हें डिफेंस डील तुम्हारी अमेरिका के साथ करवा देता हूँ। तो जो प्रोबोवो सुबियांतो थे, वो उनके कहने में आ गए और उनके डिफेंस डील के नाम पर 425 करोड़ रुपए लेकर उड़ गए वो। तो ख़ैर उसमें वो जो गौरव श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि हम F-15 जो लड़ाकू जहाज़ हैं, वो तुम्हें 36 जहाज़ दे दिलवा दूँगा मैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, मिलिट्री कमांड सिस्टम, ये सब दिलवाने का वायदा किया, और आप आपको बता दें कि फिर वो चपत लगा के वो गायब हो गया, और उसके अब तक उसकी कोई अता-पता नहीं है। ख़ैर ये बताया जा रहा है कि उसके उसको उसको पकड़ लिया जाएगा। खुद को जो बाइडेन का करीबी बताते थे जो गौरव श्रीवास्तव हैं। ख़ैर नरेंद्र मोदी भी आपको बता दूँ कि इंडोनेशिया पहुँचे हुए हैं। ठीक है कि हाल-चाल पूछा-पाछी सब चल रहा होगा, और वहाँ पर जकार्ता में, इंडोनेशिया में भारत का ये बता रहे हैं कि इंडोनेशिया और भारत का जो डीएनए है वो सेम है, ये सब बातें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पर असल दुःख तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से पूछ के देखो कि उनके 425 करोड़ रुपए का चूना लगा गया गौरव श्रीवास्तव, और उसने मतलब अपने आप को वो बहुत ऐसे जो बाइडेन का करीबी दिखाया, भारतीय जो बड़े-बड़े नेताओं के करीबी दिखाया, और वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को चूना लगा के चला गया। मतलब ये ऐसे घटनाएँ बहुत हो रही हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े लोग चूना लगाने की घटनाओं से पीछे मतलब बख्शे नहीं जा रहे हैं, और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक-ठाक उनकी उनके मुल्क में भी किरकिरी हुई है उनके खिलाफ, खूब वहाँ की मीडिया ने भी रिपोर्टिंग की है। पर ख़ैर देखते हैं कि इस मामले में आगे होता क्या है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और उधर कांगो में जो इम्बोला संक्रमण है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले भी इसको लेकर काफ़ी शोर रहा है। देखिए, इबोला वायरस है, उसका जो कहर है, वो लगातार कोंगो में आतंक फैला रहा है, और मतलब अभी 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं वहाँ पर। जो इस वायरस का संक्रमण है, वो बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। तकरीबन 35-36 ऐसे इलाके हैं, जहाँ पे इबोला बहुत प्रभावी देखा जा रहा है।
हर सप्ताह 300 से अधिक नए केस जो हैं वो जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और अभी भी मतलब जो एक्टिव केसेस की बात करें तो 1600-1700 के आसपास जो एक्टिव केस हैं, और उसमें यही है कि इबोला जो वायरस है उसमें इलाज तो बहुत मुश्किल है, और उसमें मौत बहुत अपन कहें कि मौत होती है लोगों की, और उसमें 500 से अधिक मौतें जैसे मैं बता रहा हूँ कि हो चुकी हैं, और ये काफ़ी मतलब भयानक स्थिति है। हालाँकि ये कहा जा रहा है कि अभी जो कुछ दवाइयाँ हैं एमबीपी 34 और रेमडेसिविर, उन दवाइयों की टेस्टिंग चल रही है, तो कांगो के लोगों को लग भी रहा है कि शायद अब हमारी बात सुनी जाए और अब इबोला का जो इलाज है वो संभव हो। जो स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। अ कांगो काफ़ी गरीब मुल्क है, और आपको हमको पता है कि इससे पहले भी वो कई किस्म की बीमारियों से ग्रसित रह चुका है, और कई कई चुनौतियाँ कांगो के सामने गरीबी के साथ-साथ अब जो ये इबोला वायरस है, ये कांगो में काफ़ी मानवीय कहर बरपा रहा है। हुँ। जी, और पंजाब कांग्रेस के जो घमासान में की बात करें तो इसमें अभी प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है। कैसे हुई है उनकी एंट्री? क्या कह रही हैं वो? किसके हक में है वो? देखिए आपको बताऊँ कि पंजाब कांग्रेस में जो पूरा घमासान मचा हुआ, हालाँकि चुनाव के भी 8 महीने पहले बचे हुए हैं, उससे पहले ही ये घमासान मचा हुआ है। इसमें आप देख ही रहे हैं कि जो कांग्रेस के पंजाब कांग्रेस के जो लोग हैं, वो राजा वड़िंग के बतौर अध्यक्ष पद पे दोबारा स्थापित करने को पचा नहीं रहे हैं। मेरी बात हो रही थी चरणजीत सिंह चन्नी की टीम से, तो मैंने उनसे पूछा कि पहले चरणजीत सिंह चन्नी तो दिल्ली से बड़े खुश होकर आए थे, क्या डील वहाँ पर हुई थी? तो उन्होंने बताया था कि डील तो यही थी, मुझे तो यही बोला गया था कि आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। हालाँकि हम पुश कर रहे थे कि हमें अध्यक्ष पद मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाया जाता है और अध्यक्ष पद पे हम किसी हिंदू चेहरे को लगाते हैं। उन्होंने विजेंद्र सिंगला का नाम फाइनल किया था। लेकिन ऐन मौके पर विजेंद्र सिंगला का नाम काट दिया गया और राजा वड़िंग का नाम ही अध्यक्ष पद के लिए चला दिया गया। अब दिक्कत यही है कि राजा वड़िंग, आपको पता है कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है पंजाब में, वो बहुत संदिग्ध है। जिस हिसाब से वो भाषण वगैरह देते हैं, हर जगह पे नया विवाद क्रिएट हो जाता है, और उनका भाषण भी कला कोई ऐसी नहीं है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करते हो। 1-2 मिनट के बाद उनकी आवाज़ में रेंगने जैसी, जैसे रेंगना नहीं होता है, रेंगने जैसी आवाज़ आने लगती है, और उसमें कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट वो देते हैं जिसके कारण विवाद खड़ा हो जाता है। आपको पता है कि कांग्रेस के ही बड़े नेता रहे बूटा सिंह के बारे में उन्होंने किस किस्म की स्टेटमेंट दी थी। आपको पता है कि वो कमलनाथ की स्टेज पे जाके रो चुके हैं, कैसे वो मतलब एंटी सिख, एंटी दलित, कई किस्म, एंटी ओबीसी भी स्टेटमेंट उनकी एक आ चुकी है। तो खैर जो छवि है राजा वड़िंग की, वो पंजाब में ठीक नहीं है, और सभी लोग ये मानते हैं कि कम से कम राजा वड़िंग की अगुवाई में तो कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इसी का जो विरोध है चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। ये चरणजीत सिंह चन्नी के गुट का वर्जन ये है कि जो ये धोखा हुआ है पंजाब के लोगों के साथ, इसमें भूपेश बघेल का हाथ है, और यही कारण है कि सोमवार को भूपेश बघेल पंजाब चंडीगढ़ में आए थे। उनसे मुलाकात चन्नी गुट ने बिल्कुल नहीं की। चन्नी गुट सीधा दिल्ली रवाना हो गया था, और भूपेश बघेल ने, प्रताप बाजवा, राजा वड़िंग इनसे मुलाकात की, लेकिन चन्नी गुट ने भूपेश बघेल से बिल्कुल मुलाकात नहीं की। उनकी जो भूपेश बघेल की टीम बार-बार संपर्क करती रही कि चरणजीत जी, चन्नी साहब आप हमसे आके मिलो, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने बेसिकली रीढ़ दिखाई, और वो अपने फैसले पे अटल है। उससे पहले आपने मोरिंडा में जो उनके आवास स्थान के ऊपर जो पंजाब के लगभग 80 से ज़्यादा जो नेता जो टिकटार्थी रहे हैं, या फिर मंत्री, पूर्व मंत्री, एमएलए वगैरह वो सब रहे हैं, वो शामिल हुए थे। देखिए जो बघेल के बस का तो ये मामला नहीं है, ये साफ दिख रहा है। प्रियंका गांधी की टीम चंडीगढ़ आई थी, 5 दिन उन्होंने चंडीगढ़ में कैंप किया। 2 दिन उन्होंने 2 दिन उन्होंने चंडीगढ़ में कैंप किया, और दोनों दिन उन्होंने लगातार हर गुट से बातचीत की है, और वो अपनी एक रिपोर्ट लेके दिल्ली वापस गई है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जब तक राहुल गांधी विदेश से वापस नहीं आ जाते, तब तक मामला सुलझेगा नहीं। राहुल गांधी के बिना जो पंजाब कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, उसमें मेरे को लगता है कि कुछ हो नहीं सकता, और ये साफ देखा जा रहा है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं,
वो मतलब पॉपुलर भी हैं। कुछ बातें मतलब हम पत्र हालाँकि कांग्रेस के बहुत निजी फैसले हैं, ऑर्गेनाइज़ेशनल फैसले हैं, उन पे हम क्या ही कमेंट करें। लेकिन एक कमेंट तो हम कम से कम यही कर सकते हैं कि हमें हमारे सामने जो दिख रहा है, उसमें अगर राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, तो पंजाब के लोग चरणजीत सिंह चन्नी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो साफ सबको पता है, पॉपुलर फेस भी हैं वो। और मतलब जैसे उनमें उनकी जो बातचीत है, जो लहज़ा है, उसमें सिक्खी नुक्ता भी है, उनकी बातचीत और उनके लहज़े में एक भगवंत मान या फिर नरेंद्र मोदी से लड़ने का दम भी दिखाई देता है। इसके उलट आप जो राधा वड़िंग है, उनके स्पीच के बारे में तो हम बात ही कर चुके हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को कम से कम 2027 के लिए अपना पंजाब का जो गेम है उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए और उनको सही फैसले लेने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो बात दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म सतलुज की करते हैं। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर लौट सकती है ये फ़िल्म, ये चर्चाएँ चल रही हैं और आज ये भी बात निकल के सामने आई है लगे हुए आर्टिकल्स को देखकर कि ये कैसे और क्यों किसने हटवाई है फ़िल्म? देखिए, मैं लगातार एक बात देख रहा हूँ कि जब जी, से दलजीत की जो फ़िल्म है, उसको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से हटवाया गया है, उसके बाद हर पंजाबी नौजवान अपने सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटस लगा रहा है, पोस्ट डाल रहा है और अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहा है। और उसमें एक जो उस सारे नुक्ते में पंजाब में जो एक नुक्ता सोशल मीडिया पे हम लगातार देख रहे हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमत कुछ कितना भी ज़ोर लगा ले कि सेंसर बोर्ड कोई भी ज़ोर लगा ले, कुछ भी कर ले लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा का जो काम है, जो उनकी जो सोच है, उन्होंने जो काम किया उनको कोई नहीं रोक सकता। ये साफ दिख रहा है, पोस्ट लगातार हम देख रहे हैं जसवंत सिंह खालड़ा को लेकर बहुत इमोशनल पोस्ट नौजवान डाल रहे हैं, उनके पुराने स्पीचेज़ अब वायरल किए जा रहे हैं। फ़िल्म के जो चंक्स हैं उनको काट-काट के वायरल किया जा रहा है। अपन वो सब वीडियोज़ भी देख रहे हैं जिसमें गाँव के गाँव में प्रोजेक्टर लगा के जो नौजवान हैं वो अपने बुजुर्गों को उस फ़िल्म को दिखा रहे हैं। तो ये फ़िल्म तो देखिए दिलजीत दोसांझ भी कल यही बात कर रहे थे कि ये फ़िल्म तो चल निकली है, ठीक है? ओटीटी बेशक से 48 घंटे बाद ड्रॉप करे, 2 दिन बाद ड्रॉप करे, 3 दिन बाद ड्रॉप करे, कोई मतलब रह नहीं गया है। ख़ैर, अब केंद्र सरकार इस पे कुछ ड्रामे करने की कोशिश कर रही है। ड्रामा क्या कर रही है? जो पंजाब की जो बीजेपी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, पंजाब बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं केवल सिंह ढिल्लों, उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि मैंने केंद्र से अपील की, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है और इसकी पुष्टि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है आरपी सिंह वो कर रहे हैं। अब दोनों बड़े गड़बड़ झमेले वाले आदमी हैं, तो मेरे को तो यकीन है नहीं कि कोई मामला है। अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इसमें जो क्लेम किया गया 25,000 युवाओं को मारने का जो दावा है, वो ठीक नहीं है, इसलिए हमने जो फ़िल्म है इसको ड्रॉप किया है। अब आपको हमको पता है कि जसवंत सिंह खालड़ा ने अ, सिर्फ एक जिले के जो शमशान घाट थे, उनके आंकड़ों को रखा था और 13 जिले ऐसे थे जो उस समय प्रभावित थे। तो जी, जो नंबर उन्होंने रखा वो बहुत बड़ा हो सकता था। 25,000 तो हम ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत कम नंबर कोट किए, जो मामला है। फेक एनकाउंटर आपको हमको पंजाब के उस दौर का पता है। खैर ये जो उनके जो डेटा वो पेश करते थे, इसको लेकर हमेशा ही इंडियन स्टेट एक क्वेश्चन रेज़ करता है, इश्यू बनाने की कोशिश करता है। उसमें हमने देखा कि जो अ जो ये केपीएस गिल के सिस्टम के इकोसिस्टम के जो लोग हैं, उनके साथ जो अफ़सर वग़ैरह रहे, उनकी स्टेटमेंट भी हम देख ही रहे हैं। उसमें एक एक अफ़सर का तो मैं देख रहा था, उसने केपीएस गिल की और बेंच सिंह की फ़ोटो डाल के लिख रखा था कि अगर ये 2 ना होते तो हम ज़िंदा ही ना होते। तो वो पूरा बिल्कुल। इकोसिस्टम केपीएस गिल को जो महान मानने वाला इकोसिस्टम है, वो हमेशा जसवंत सिंह खालड़ा और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है। लेकिन सच सबको पता है, सच क्या है, ठीक है? केपीएस गिल को पंजाब के लोग आज भी बुच्चड़ ही बोलते हैं और उन्होंने जो किया वो उनकी सज़ा उसको मिली भी। बेंच सिंह का तो आपको पता ही है कि जो उस समय जो मिलिटेंट थे उन्होंने उनको तो उड़ा ही दिया था। तो ख़ैर मैं तो इस बात से भी हैरान था कि बीजेपी को तो इस फ़िल्म से दिक्कत होनी ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी को की आप एक चीज़ ध्यान करिए, जब केपीएस गिल की मौत हुई थी 2017 में, तो नरेंद्र मोदी ने पूरा लंबा ट्वीट लिखा था, उनको श्रद्धांजलि दी थी। केपीएस गिल को श्रद्धांजलि दी थी। वो ट्वीट आपने देखा होगा। इससे थोड़ा और हैरानी की बात बताऊँ तो साल 2002 गुजरात में दंगे हुए थे। वहाँ पर सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया था केपीएस गिल को और केपीएस गिल ने 2002 में जो गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए थे, मुसलमानों को जो कत्लेआम हुआ था, उसमें खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को डिफेंड किया था। तो
स्थिति यही है, मतलब मैं आपको अगर ईमानदारी से बात बताऊँ तो बीजेपी को इस फ़िल्म से दिक्कत होनी ही थी। क्योंकि इसमें सीधी-सी बात है कि जो नरेंद्र मोदी का जो दोस्त या उसका हीरो केपीएस गिल, उ उसको एक्सपोज़ कर रखा है, उसकी सच्चाई सामने ला रखी है कि कितने घटिया कर्म वो पंजाब में कर रहा था। तो स्थिति तो यही है कि बीजेपी की पॉलिटिकल पोजीशन आपको और हमको बहुत क्लियर है, कांग्रेस की भी पॉलिटिकल पोजीशन क्लियर है। इसलिए कोई भी इस फ़िल्म के, मेरे को लगता है कि कम से कम ये दोनों नेशनल पार्टियाँ तो इस फ़िल्म के ऊपर कोई बात रखेंगी नहीं और ये तो चाहेंगे कि ये फ़िल्म आए ना। ख़ैर देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। हालाँकि ये तो क्लियर है कि ये हर एक पंजाबी के पास तो ये फ़िल्म पहुँच रही है। मेरे पास, मैंने जैसे कल आपको बताया था कि मेरे पास कम से कम 10-15 लोगों ने लिंक भेज दिया होगा कि आप कोई वी ट्रांसफर का लिंक भेज रहा है, कोई किसी वेबसाइट का भेज रहा है कि आप यहाँ फ़िल्म देख सकते हैं, यहाँ फ़िल्म देख सकते हैं। तो जी, फ़िल्म तो मेरे को लगता है कि ये लोगों तक पहुँच रही है। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।